जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है गुरुवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हमारी सबसे पहली खबर रहेगी नोटबंदी से संबंधित। यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है और क्यों सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की न्यायिक समीक्षा करने वाली है और सरकार ने नोटबंदी की थी तो उसके उद्देश्य क्या, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इकोनॉमी से संबंधित खबर को देखेंगे कि खुदरा महंगाई क्या होती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं, उसमें किन चीज़ों का वेटेज कितना है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रत्यर्पण संधि क्या होती है और क्या है प्रत्यर्पण संधि को लेकर ब्रिटेन और भारत के बीच में संधि को देख लेंगे हम। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि आने वाले समय में जो सरकार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाने वाली है उससे संबंधित क्या खास बातें उनको देख लेंगे। फिर हम यहीं पर देख लेंगे कि जो सहकारी समितियां हैं वो क्या होती हैं, उनको देख लेंगे, उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट, जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट है वो क्या है 2022 की, वो क्या की थी, उसको देख लेंगे, उसकी खास बातों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो क्या है, फिर उसकी जो 2020 की रिपोर्ट है उससे समझने का प्रयास करेंगे, उसकी कुछ बातों को देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे एनजीटी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि एनजीटी ने क्यों दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ का भुगतान करने को कहा है, तो उसको देख लेंगे हम। फिर हम देख लेंगे कि EHE रैंकिंग क्या है, उसको देख लेंगे, यानी जो टाइम्स हायर एजुकेशन है उसको देख लेंगे कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसको देख लेंगे हम कि और भी संस्थानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर हम अगली खबर को देखेंगे कृषि और क्लाइमेट चेंज से संबंधित खबर को देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले समय में किस तरह से जो नीति निर्माताओं को इससे लेकर अपनी नीतियां बदलनी होगी, किस तरह से जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना होगा, तो इससे संबंधित खबर को हम देख लेंगे। रुपये की मजबूती के लिए हो कारगर प्रयास, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से रुपये की मजबूती की जा सकती है डॉलर के मुकाबले और इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होते हैं, कब रुपये की जो गिरता है, इसको भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम देख लेंगे कि जो कर्ज जीडीपी अनुपात क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। फिर हम म्यांमार की मैप का एनालिसिस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि लेबनान और इजराइल के बीच में क्या विवाद था और किस तरह से समझौतों के द्वारा जो विवाद है उसको सुलझा लिया गया है। हम यहाँ पर जो दोनों के विवाद का क्षेत्र उसको देखने का प्रयास करेंगे और उसके साथ इजराइल व लेबनान के जो पर्टिकुलरली मैप है उसको भी एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि नासा का जो डार्ट मिशन था वो क्या था और किस तरह से वो भविष्य में पृथ्वी को एक्सटेरॉइड से बचा सकता है, उसको भी देख लेंगे हम। तो उसके बाद हम म्यांमार के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नोटबंदी क्या थी, उससे संबंधित एक कार्टून से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम एनजीटी क्या है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सहकारी समिति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसको देख लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है वो क्या है। फिर हम एक जो लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2020 है उसको देखने का प्रयास करेंगे, इसकी कुछ खास बातों को देख लेंगे। पर हम यहाँ पर इसको विस्तृत विश्लेषण नहीं करेंगे, बस यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी रिपोर्ट किस तरह की होती है, इसमें क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं। फिर हम देख लेंगे कि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या होता है, यानी कृषि विविधीकरण क्या होता है, उसके अर्थ को समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्यों होते हैं कि कृषि विविधीकरण किया जाए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो फसल विविधीकरण क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि विविधीकरण क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो फसल विविधीकरण है और कृषि विविधीकरण दोनों में मूल अंतर क्या होता है। फिर हम समझ लेंगे कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उसको समझेंगे। फिर एक फॉर्मूले से समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि जो पब्लिक डेट है उसके सोर्स क्या होते हैं, पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है, उसको और किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे डेप्थ को। फिर हम महंगाई को समझने का प्रयास करेंगे। महंगाई में देखेंगे कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें किन चीज़ों का मेजर रोल होता है, किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। फिर हम एक अन्य इमेज के थ्रू वेटेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किन चीज़ों का वेटेज ज़्यादा होता है। फिर हम सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पर फोकस किस पर रहेगा, एस्टेरॉइड बेल्ट पर रहेगा। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एस्टेरॉइड बेल्ट है और पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उसको देखेंगे। फिर हम एक उदाहरण के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि एस्टेरॉइड कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, उसको देखेंगे। फिर हम जो नासा का जो डार्ट मिशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे और नासा ने जो किस तरह से जो एस्टेरॉइड को हिट किया उसको देखेंगे और किस तरह से जो
लिसिया क्यूबे वो वहाँ पर निरीक्षण कर रहा है, उसने जो इमेज भेजी है, और नासा ने किस तरह से उसकी स्टडी उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सट्रिक्शन यानी जो प्रत्यर्पण संधि है वो क्या है, यानी जो प्रत्यर्पण संधि क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मेन फोकस उसी पर रखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वो कौन सा है, कहाँ पर अवस्थित है, उसको देखेंगे। फिर देखने का प्रयास करेंगे कि करिश फील्ड कहाँ है, कान्हा फील्ड कहाँ है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इजराइल की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर इजराइल की मैप के बाद हम लेबनान की मैप का एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। फिर अंत में हम गूगल मैप पे देखेंगे इन सारे क्षेत्रों को जहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। अब हमें अपनी लक्ष्मण रेखा मालूम है, लेकिन नोटबंदी पर करेंगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट। तो इसे किससे जोड़कर देख सकते, तो GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, GS3 इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। तो केंद्र ने 2016 के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने की और कानूनी पहलू परखने का किया फैसला, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वह केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की न्यायिक समीक्षा करेगा और कानूनी पहलुओं को परखेगा। तो जैसा कि नवंबर 2016 में 500 और 1000 की नोट बंद करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र ने RBI कानून की धारा 26 के तहत नोटबंदी की घोषणा की थी, लेकिन सरकार को इस धारा में नोटबंदी करने का अधिकार नहीं है। तो इस आधार पर जो है याचिकाकर्ता ने अपनी जो अपील है वो दायर की सुप्रीम कोर्ट में। अब देख लेते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया था नोटबंदी की, इसके पीछे के क्या उद्देश्य थे। तो सरकार का तर्क था कि इससे कालेधन को समाप्त करना है, आर्थिकी में नकदी को कम करना है यानी कैश फ्लो को कम करना है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाना है, नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसना है, नकली मुद्रा को खत्म करना है, लेन देन में पारदर्शिता लाना है, करदाताओं की संख्या में वृद्धि करना है यानी जो टैक्स बेयर का जो बेस है उसको इंक्रीज करना है। तो इस तरह से सरकार ने अपने उद्देश्य बताए थे कि हम क्यों नोटबंदी को लाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया उनको देख लेते हैं। जो न्यायिक समीक्षा है वो क्या है। तो न्यायिक समीक्षा या इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। तो प्रोफेसर कार्विन के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिक द्वारा पारित विधियों, संविधियों, अधिनियमों की संवैधानिकता का परीक्षण कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। न्यायालय द्वारा ऐसी किसी भी विधि के प्रवर्तन से इनकार भी किया जा सकता है जो संविधान के उपबंधों के विपरीत हो। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा यानी रिव्यू की जाती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों या प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती हैं कि वह संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यानी एक तरह से सीधी सी बात ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार होता है कि विधायिका या कार्यपालिका ने जो आदेश या कानून बनाए है वो संविधान सम्मत है या नहीं, इसको जांच करने को ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब देख लेते कि भारतीय संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत को किससे लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आधार पर समाहित किया गया, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मतलब इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया किसका, जुडिशियल रिव्यू का। परंतु इसके आधार हैं अनुच्छेद 13 का जो सब 2 पे अनुच्छेद 32, 226, 131 और 243 न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ भी, ये सब आधार होते हैं किसके, जुडिशियल रिव्यू के। अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि न्यायाधीशों द्वारा संविधान की शपथ की संरक्षण की शपथ है, तो उसमें भी बोलते हैं कि किसी भी हद में हम जो संविधान है उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है और इसके द्वारा न्यायालय विधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। इसलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का प्रहरी भी कहा जाता है। तो संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को न्यायिक जो रिव्यू है की शक्ति दी गई है और कुछ प्रावधानों को जुडिशियल रिव्यू से बाहर भी रखा गया है। तो इस तरह से हमें देखना था कि जो जुडिशियल रिव्यू है या न्यायिक समीक्षा है वो क्या होती है।
ये नोटबंदी का इमेज दिखाया जिसमें 500 और 1000 की नोट को 2016 यानी नवंबर में बैन कर दिया गया था। अब आप एक इमेज को देखिए कि किसी ने जो नोटबंदी के समय का एक इमेज और अपनी भावना को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर एक आदमी आता है और ये आरबीआई बैंक है यानी रिजर्व बैंक है, तो इसको बोलता है कि पूछ रहा है कि नोट नहीं छाप पा रहे हो तो हेल्प करूँ क्या। अपने को बहुत ही एक्सपीरियंस है, यानी एक तरह से इसको जो नकली मुद्रा है उसको छापने का बहुत एक्सपीरियंस, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त था ये व्यक्ति, तो इसी रिजर्व बैंक से आकर पूछ रहा है। तो रिजर्व बैंक की इसको देखकर चौंक गया कि ये हालत हो गई आज हमारी। इस तरह से किसी ने अपनी भावना को व्यक्त किया है यहाँ पर नोटबंदी को लेकर। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। सितंबर में 7.4% पर पहुंची खुदरा महंगाई। तो इसे इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, महंगाई से जोड़कर देख सकते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जोड़कर देख सकते हैं जो खुदरा महंगाई को नापने का काम करता। तो महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों से घरेलू आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ता दिख रहा है। तमाम प्रयासों के बाद भी जो खुदरा महंगाई ये थम नहीं रही है। औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट जारी है और खासकर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं, क्योंकि इससे रोजगार पर असर पड़ता है। तब यहाँ पर जो बात की खुदरा महंगाई, तब इसी से संबंधित हम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन सी सब्जी है, क्योंकि अभी जो खाद्य जो वस्तु उनके दाम बढ़ने से ही जो खुदरा महंगाई ही है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में कुछ दिनों में खबरें आई थी कि बेमौसम वर्षा से किस तरह से जो खाद्यान्न है वो प्रभावित हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड तो बनी रहेगी, लेकिन सप्लाई प्रभावित होने से जो महंगाई है वो बढ़ने लग जाएगी। तो आप देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस किस प्रकार की सब्जी दी गई है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि किस तरह से जो खाद्यान्न की कीमतें बढ़ने से महंगाई प्रभावित होती है और अन्य चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो आप देखिए कि कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है इसमें किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर अपैरल यानी जो कपड़े हैं, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है यानी परिवहन के क्षेत्र हैं, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी शिक्षा हो गई, संचार के साधन हो गए, उसके बाद अदर गुड्स एंड सर्विसेज हो गई हैं, रिक्रेशन यानी मनोरंजन के साधन हो गए, मेडिकल केयर हो गए हैं, फिर फूड एंड बेवरेजेस यानी जो खाद्य और पेय पदार्थ हो गए। तो ये कुछ मेजर जो ग्रुप्स है जो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद इनको वेटेज के अनुसार देखिए, यहाँ पर दिखाया हुआ कि जो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेटिंग पैटर्न दिखाया हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको किसका वेटेज दिख रहा होगा, तो 24.8% हाउसिंग एंड यूटिलिटीज यानी जो आवास यानी उपयोगिता है, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है इसमें। उसके बाद आप देखिए कि फूड का कितना है, तो 21.1% है। उसके बाद देखिए आप तो 17.1% किसका हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट का हो जाता है, यानी परिवहन की लागत बढ़ने से, फूड की लागत बढ़ने से, हाउसिंग एंड यूटिलिटीज़ की लागत बढ़ने से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो सूचकांक है वो धीरे धीरे बढ़ता दिखेगा। क्योंकि अगर मैं ये मेजर्स ग्रुप से अगर ये इंक्रीज करेंगे या इनकी लागत इंक्रीज करेगी, तो सीधी सी बात है कि CPI जो इंडेक्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और आप और अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं कि इधर मनोरंजन, कल्चर्स हो गए, एजुकेशन हो गए, हेल्थ केयर्स हो गए, हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल्स, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ्रिज, TV या AC जो सारे ड्यूरेबल्स गुड्स होते हैं। फिर उसके बाद देखिए गुड्स एंड सर्विस, कुछ अदर्स गुड्स एंड सर्विस को ले लिया, कम्युनिकेशन को ले लिया, क्लोथिंग एंड फुटवेयर यानी जो कपड़े हैं और चप्पल, जूते, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है किसके अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो इस तरह से हमें यहाँ केवल एक ओवरव्यू लेना था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो खुदरा महंगाई को नापता है वो क्या होता है, उसका किस तरह से एक आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें इनका सब इस्तेमाल करते हैं, यानी इनकी लागत बढ़ने से हर आदमी प्रभावित होता है, इसलिए ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसको थामने के लिए जो RBI है और केंद्र सरकार लगातार प्रयास करी, लेकिन फिर भी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। लंदन हाई कोर्ट ने दिए PNB घोटाले में आरोपित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के संकेत। तो प्रत्यर्पण संधि को देखेंगे तो उससे पहले देख लेते कि मामला क्या है। तो 51 वर्षीय हीरा कारोबारी नीरव और उसका मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला कर भागे हुए थे। कहाँ भागा हुआ था, तो लंदन में। तो नीरव को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन की कोर्ट में अर्जी दायर की थी। नीरव को भारत लाकर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव के वकील भारतीय जेलों की स्थिति और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे।
तो इस तरह से जो लंदन हाई कोर्ट है या ब्रिटेन है वो दोहरे रवैये अपनाता है कि एक तरफ तो जो अमेरिका है उसके जो भगोड़ा अपराधी होते हैं उनको तो जल्दी रिहा कर देता है, लेकिन जैसे भारत है तो भारत के अलावा जो भी दूसरे अन्य देश होते हैं तो उनके साथ दोहरे मापदंड अपनाता है कि यहाँ पर भारत में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है, यहाँ की जेलों की स्थिति खराब है। तो इस तरह से वो दोहरे मापदंड अपनाता है। तो अब देख लेते हैं कि जो प्रत्यर्पण संधि वो क्या है, तो जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई। तो अब देख लेते हैं कि जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक्सट्रीडिशन यानी एक्सट्रीडिशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। तो एक राज्य या देश द्वारा एक आरोपी या दोषी व्यक्ति का दूसरे को समर्पण, इस पर तो आमतौर पर एक कानून या संधि के प्रावधानों के तहत उसी हम बोलते हैं प्रत्यर्पण। तो इसमें क्या होता है कि वापसी होती है, देश को लौटाना होता है या प्रत्यर्पण, तो ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम प्रत्यर्पण। यानी सीधी सी बात है कि जैसे यहाँ पर देखा है कि एक अमेरिका हो गया, एक अन्य देश हो गया, अब ये कोई अपराधी था तो इस अपराधी को अब ये यहाँ से छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं अमेरिका वाले और ये दूसरे देश उसको मंगा रहे, तो इन दोनों के बीच में इसको लौटाने के लिए एक संधि होती है, तो संधि को बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। यानी अब यहाँ पर एक हथकड़ी के निशान भी दिखाए गए क्योंकि ये अपराधी है, तो इसी को बोलते हैं हम प्रत्यर्पण संधि। तो यही भारत और जो लंदन है उसके बीच में हुई है। तो इस तरह से जो नीरव मोदी है उसको लौटाया जाएगा भारत को। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सहकारी चुनाव प्रक्रिया में होगा सुधार, पारदर्शिता के साथ बढ़ेगी जवाबदेही। तो इसे GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, GS3 इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। तो सहकारी क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के साथ उसकी निचली इकाई से लेकर शीर्ष संस्था तक में होने वाले चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट संशोधन विधेयक 2022 में संसद से पारित होने के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की जगह लेगा। यानी से मूल जो कानून था वो कौन सा था, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 था, जिसमें संशोधन के लिए 2022 में विधेयक लाए गए हैं। सरकार की इस पहल से सरकारी क्षेत्र में होने वाले कारोबार में क्या आएगी, तो सुगमता हो जाएगी। सोसाइटी में चुनाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। जो ये बिल लाया गया है 2022 के तहत, तो इसके तहत और क्या क्या किए जाएंगे, तो सहकारिता मंत्रालय के इस विधेयक के पारित होने के बाद चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने, पारदर्शिता के साथ जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में सहकारी समितियों को धन जुटाने, निदेशक मंडल की संरचना में सुधार और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। सहकारी क्षेत्र को नीतिगत खामियों को दूर करने के लिए पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। बोर्ड के चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियां और अनियमितता होती रहती है, जिसे दूर करने की कोशिश भी इस विधेयक के द्वारा की जा रही है। विधेयक में बहुराज्य सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक लोकतांत्रिक पारदर्शी बनाने के लिए ही सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सहकारी चुनाव अधिकारी और सहकारी लोकपाल की स्थापना का भी प्रावधान इस विधेयक 2022 में किया गया है। कानून संशोधन से सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर लोकेशन मतलब स्थिति दिखाई हुई कि देश में इस समय 1500 से अधिक मल्टी जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की तो देख लेते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या है, तो सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक और सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और समाजवादी देश दोनों प्रकार के देशों ने सहकारी समितियों ने विशेष ध्यान स्थान बनाया है। तो सहकारी शब्द लातिन शब्द कोऑपरेरी से निकला है, जिसमें को का अर्थ हो है के साथ और ऑपरेरी का अर्थ है कार्य करना। यानी सहकारी शब्द का अर्थ हो गया साथ मिलकर कार्य करना। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं और इसे ही सहकारी समिति कहते हैं, यानी साथ मिलकर कार्य करना। तो ऐसे व्यक्तियों को स्वयंसेवी संस्था हैं जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं या
अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता। इसके सभी सदस्य अपने अपने संसाधनों को एकत्र कर उसका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया हुआ सहकारी समिति का एक दृश्य दिखाया हुआ, तो आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो महिलाओं ने जो एक स्वयं सेवन संगठन बनाया है और सहकारी समिति का निर्माण किया है, ये सब अपने अपने संसाधन को एकत्रित करके उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर सहकारी समितियों की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सहकारी समिति एक विशेष प्रकार का व्यावसायिक संगठन है। अब इसकी विशेषताओं को दिया गया है। तो स्वैच्छिक संस्था, तो एक सहकारी समिति व्यक्तियों की एक स्वैच्छिक संस्था है। एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है, जब चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है। दूसरा, खुली सदस्यता, तो सहकारी समिति की सदस्य समान हितों वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती हैं। जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती, परंतु किसी विशेष संगठन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सीमित हो सकती हैं। पृथक वैधानिक इकाई, तो सहकारी उपक्रम को सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा राज्य सरकार के संबंध सहकारी समिति के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। एक सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसके वित्तीय स्रोत की बात कर लेते हैं, यानी इसकी विशेषताएं हैं। तो सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है और इसके अलावा पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है, सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती हैं। इसका सेवा उद्देश्य होता है, यानी एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती हैं। मताधिकार, तो एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंश क्यों ना हो। तो इस तरह से हमें देखना है। अब हम सहकारी समिति के प्रकार को देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तो इसके बहुत सारे प्रकार है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो सहकारी विपणन समितियां, तो वो उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये समितियां उन छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा बनाई जाती हैं जो अपने माल को स्वयं बेच नहीं सकते। समिति सभी सदस्यों से माल इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेती है। अमूल दुग्ध पदार्थों का वितरण करने वाला गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड ऐसी ही सहकारी विपणन समिति है। तो हमने जैसे अमूल का नाम सुना, तो वो इसी का उदाहरण बताया गया है कि सहकारी विपणन समिति का। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियां, उत्पादक सहकारी समितियां, सहकारी विपणन समितियां, सहकारी सामूहिक आवास समितियां। तो इस तरह से हमें जो सहकारी समिति है उसको देखना है, उसकी विशेषता क्या होती है उसको देखना था, और जो उसका अर्थ क्या होता है उसको देखना था। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। दुनिया भर में तेजी से घट रही है वन्य जीवों की संख्या। तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, GS3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़कर देख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में गिरावट के साथ वन्य जीवों को लेकर भी चिंता बढ़ाने वाली खबर है। इसके मुताबिक दुनिया भर में वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। इसमें औसतन 69% तक की गिरावट आई है। जलीय जीवों की संख्या भी औसतन 83% घटी है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट यानी LPR 2022 ने यह तस्वीर सामने रखी है कि वर्ष 1970 से 2018 के बीच 5230 प्रजातियों के 32,000 जीवों का निरीक्षण हुआ था। इसमें से स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और रेंगने वाले सभी जीव जंतु शामिल थे। अब इस रिपोर्ट की खास बातें क्या रही, तो रिपोर्ट में प्रकृति के चिंताजनक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। सरकारों और जिम्मेदार लोगों से प्रकृति प्रतिकूल गतिविधियों में तत्काल बदलाव लाकर जैव विविधता की क्षति को रोकने की अपील की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय पृथ्वी दोहरे संकट से घिरी है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के पतन एक दूसरे से जुड़े संकट हमारी गतिविधियों के मुख्य केंद्र है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 से 2018 के बीच लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में वन्य जीव जंतुओं की संख्या में औसतन 94% की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान कई कारकों के चलते अफ्रीका के वन्य जीवों
और जीव जंतुओं की संख्या में भी 66%। एशिया प्रशांत में कुल 55% की कमी आई है। जलीय जीव जंतुओं की संख्या में भी 83% की कमी दर्ज की गई है। और रिपोर्ट में जो LPR यानी जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है में कछारी वनों की भूमिका का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिनके संरक्षण व पुनर्स्थापना से जैव विविधता, जलवायु और लोगों के लिए एक अनुकूल समाधान मिल सकता है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद कछारी वनों का मत्स्य पालन, कृषि और तटीय विकास के कारण 0.13% की वार्षिक दर से पतन जारी है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि 1985 से सुंदरवन के कछारी वन के 137 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कटाव हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि जो समग्र प्रयास की जरूरत, तो रवि सिंह, तो WWF इंडिया के जो महासचिव है रवि सिन्हा ने कहा कि जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता की क्षति केवल पर्यावरण की समस्या ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, विकास, सुरक्षा और समाज की समस्या भी है। ऐसे में समग्र प्रयास होना चाहिए। भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जल संसाधनों, कृषि पर, स्वास्थ्य पर और आहार श्रृंखला पर पड़ेगा। हमें एक ऐसे सर्व समावेशी सामूहिक कार्य पद्धति की जरूरत है जो सुनिश्चित करे कि मानवीय गतिविधियों की लागत व लाभ सामाजिक स्तर पर उचित हो, उनमें सभी की समान हिस्सेदारी हो। अब ऐसे संकट किया जा सकता है कम। अब यहाँ पर समाधान भी बताने की प्रयास की इन्होंने कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व भर में खाद्य सामग्री के अधिक से अधिक स्थायी उत्पादन और उपयोग में वृद्धि तथा समय रहते यथासंभव कार्बन से मुक्त कर इन संकटों को कम किया जा सकता है। तो जैसे कि हमारे मेंस में प्रश्न बनता है कि अब जैसे ये तो लिविंग रिपोर्ट है, इस पर समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा करने के साथ अब इसमें हमने चिंता बता दी, यानी जो लिविंग रिपोर्ट ने जो अपने आंकड़े दिए हमने उसको सामने रख दिया, लेकिन उसके बाद हमें कंक्लूजन भी देना पड़ेगा कि ये समस्या तो दिख रही है, अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो एक तो आप इन WWF इंडिया के जो महासचिव है इन्होंने जो बात कही इसको भी लिख सकते हैं और किस तरह से ये संकट है जो रिपोर्ट में बताया गया है, तो इन दोनों को आप लिख सकते हैं। इस तरह से जो मेंस में आंसर राइटिंग है वो मजबूत हो सकती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण संरक्षण है, तो ये क्या है, एक तरह से जो हॉटेस्ट जो टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं, यानी हर बार कहीं ना कहीं जो प्रश्न है इनसे बनते रहते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि जो WWF की बात की है, यानी जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात की, उसको देख लेते हैं। फिर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 को देख लेते हैं, क्योंकि ये हर 2 साल में जारी की जाती है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्टी के रूप में की गई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। भारत में भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया कार्यरत है, यानी ऊपर सबसे ऊपर क्या आ गया, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, और भारत में कौन है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इंडिया, तो ये कार्यरत है। तो अभी महासचिव ने जो कहा है वो हमने देखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 2020 की रिपोर्ट थी वो क्या थी, तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 यूथ एडिशन अ गाइड फॉर आवर फ्यूचर्स। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो क्या है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है हर 2 साल में जारी की जाती है WWF के द्वारा। ये पृथ्वी की हेल्थ को चेक करती हैं, फिर ये शो करती हैं कि किस तरह से जो नेचुरल है वर्ल्ड इज डूइंग, फिर व्हाट थ्रेट इज यानी किन खतरों का पेश कर रही है पृथ्वी, उसके बाद ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, उसके बाद इसकी जो निष्कर्ष हो, जो सिफारिश होती हैं जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट की, वो किस पे बेस्ड होती हैं, तो वो जो बायोडाइवर्सिटी है उसका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बेस्ड होती हैं। उसके बाद ये एक तरह से जो बिगेस्ट बीइंग द लिविंग प्लैनेट इंडेक्स यानी जो पृथ्वी है जो उसके हेल्थ को दिखाने वाला एक अच्छा इंडेक्स है। उसके बाद आप और देखिए, उसके बाद आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से ये अपना कार्य करती हैं। तो मॉनिटरिंग, ट्रैक्स एंड डक्स, फिर लिविंग ट्रैपिंग, उसके बाद फील्ड रिकॉर्डिंग, उसके बाद देखिए सिटीजन साइंस, फिर उसके बाद कैमरा ट्रैप्स, उसके बाद दिखाया कि GPS टैगिंग, सैटेलाइट इमेजनरी, फील्ड सर्वे। तो इस तरह से ये अपने कार्य करता है कि किस तरह से आप देखिए कि बायोडाइवर्सिटी में किन किन चीज़ों को शामिल कर लिया है, कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या कहना चाहिए कि कंक्लूजन
published in the Living Planet report every 2 years to guide conservation, business and government। यानी किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, किस तरह से आने वाले समय में पृथ्वी में जो जैव विविधता है उसको खतरे हो रहे हैं मानवीय गतिविधियों की वजह से। तो यहाँ पर हमने इमेज के थ्रू समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो WWF है वो जो सर्वे करता है, एनालिसिस करता है जैव विविधता का। तो आप देखिए ये जलीय जीवों को दिखाए गए हैं, स्थल पर जो कौन से जैव जंतु रहते हैं उनको दिखाया गया है। तो ये हर तरह के जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उन सभी का एनालिसिस करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो 2 साल में प्रस्तुत करता है। तो इसी में हर तरह की कंक्लूजन, रिकमेंडेशन बताई जाती है और आप इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे इसे, और आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से नेचर इन डिक्लाइन पे लाइफ अंडर आवर लेफ्ट, तो यहाँ पर दिखाया हुआ ये आंकड़े दिखाए गए हैं। व्हाट डज इट मैटर, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज ड्राइविंग द डिक्लाइन, द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020, लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स, वी नीड नेचर, वी कैन रिस्टोर नेचर, वी आर द कॉज, नेचर इज डिक्लाइन। तो इन सबका आप अच्छे से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि इसकी PDF में हम टेलीग्राम में डाल देंगे ताकि आप और अच्छे से देखिए, समझिए इसको, ताकि ये हमारे जो यहाँ एक रिपोर्ट के अनुसार ही, क्योंकि हमारे जो कंजर्वेशन और पर्यावरण से संबंधित पेपर आता है उसमें भी आप इसके जो आंकड़े हैं, डाटा हैं, उसको रख सकते हैं। तो ये 2020 की थी, लेकिन जो भी आई है वो 2022 की आई है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए 900 करोड़ का भुगतान करे दिल्ली सरकार। तो GS3 कंजर्वेशन, GS2 जो सामूहिक बॉडी है, निकाय, उनसे जोड़कर देख सकते हैं हम। तो NGT ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण नागरिक आपातकालीन स्थिति को नहीं कर सकते सामना। तो दिल्ली सरकार पर किस कारण ऐसा कहा NGT ने, तो कहा कि जो दिल्ली सरकार की जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वो कचरे का निस्तारण सही से नहीं कर रही थी। भूजल प्रदूषण के कारण के साथ साथ जो मीथेन है और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, जिससे जो वहाँ पर रहने वाले लोग, स्थानीय लोग, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। यहाँ पर जो लैंडफिल दिखाई हुए हैं कि उसका सही से निस्तारण न होने की वजह से वहाँ पर आसपास की जो बस्तियाँ हैं उनमें जो स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियाँ फैल रही थी। तो अब देख लेते हैं कि जो NGT है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है, यानी एक तरह से इसका गठन किया था भारत ने। तो भारत तीसरे नंबर पर था, तो पहले नंबर पर कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन्होंने इस तरह का जो स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया है। अब देख लेते कि NGT की स्थापना कब की गई थी। तो NGT की स्थापना अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के अधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब इसके उद्देश्य को देख लेते हैं। तो NGT का उद्देश्य भारत में पर्यावरण से संबंधित मामलों को तेजी के साथ निर्णय प्रदान करना है, जिससे भारत की न्यायिक पालिका पर मुकदमों का बोझ कम हो सके। NGT के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के अंदर याचिका डाली जा सकती है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो NGT का मुख्यालय भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। जब भी NPT के पास कोई मामला आता है तो उस मामले को 6 महीने के अंदर समाप्त करना अनिवार्य है। अब NGT के संगठन का प्रारूप देख लेते हैं। तो NGT अधिनियम के अनुसार इस संगठन में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेष सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद पुनः उन्हें नियुक्त नहीं किया जा सकता है। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है। अन्य न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार इनकी संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। अब NGT के कार्य क्षेत्र को देख लेते हैं। तो NGT में नीचे दिए गए अधिनियम के अंतर्गत मामले पेश किए जा सकते हैं। तो जिसमें जैव विविधता कानून 2022, वन संरक्षण कानून 1980, जल रोक और प्रदूषण नियंत्रण उपकर कानून 1977, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस कानून 1991, जल रोक प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु रोक प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है
कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 और भारतीय वन कानून 1927 तथा राज्य सरकार के अधीन जंगल और पेड़ की रक्षा हेतु कानून एनजीटी के क्षेत्र अधिकार में सम्मिलित नहीं किए जाते। तो इस तरह से हमें एनजीटी के बारे में देखना था कि एनजीटी की स्थापना कब की गई, इसके मुख्यालय कहाँ है, इसके संगठन का प्रारूप क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से हमें एनजीटी को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। IISc शीर्ष 300 में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित सर्वेक्षण माने जाते हैं THE और QS यानी भारतीय विज्ञान संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अपने स्थान में सुधार किए हैं। इस तरह वह शीर्ष 300 की सूची में स्थान बनाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय रहा है। भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क QS यानी क्वारेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो विश्वविद्यालय निचले स्थानों पर रहे थे उन्होंने THE यानी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में JNU, BHU, AMU जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके कारण इसके मापदंड पर सवाल खड़े हो गए। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन क्या है, किसके लिए गठित किया जाता है और ये क्या चीज़ दिखाता है। और भारत का जो प्रदर्शन है उसमें केवल 300 में से केवल एकमात्र विश्वविद्यालय आना, ये हमारे लिए क्या संकेत देता है कि आज भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। तब देखते हैं अगली खबर पर। मौसम की मार से गंगा के मैदानी क्षेत्र के बांझ होने का खतरा, तो GS3 एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख सकते हैं। फिर इन दोनों को साथ मिलाकर देखना होगा हमें, कृषि को और जलवायु परिवर्तन को। तो जलवायु परिवर्तन की मार से गंगा के अति उपजाऊ क्षेत्र पर संकट के बादल छाने लगे। पंजाब से लेकर बंगाल तक फैले खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ते तापमान और मानसून के बिगड़ते मिजाज से यहाँ की जो उर्वरक भूमि है उसके बांझ होने का खतरा बढ़ गया है। सारी ताकतें झोंकने के बावजूद भी कृषि की विकास दर थमने लगी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों की चेतावनी के लगातार दरकिनार किया जाना खतरे से खाली नहीं है। तापमान के अचानक घटने से फसलों के रोग और कीटों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय बन गई है। रास्ता सिर्फ एक है, क्लाइमेटिक जोन को पहचानते हुए फसल विविधीकरण, लेकिन इसे भी नजरअंदाज किया जा रहा। तो ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र का कहना है कि किस तरह से आने वाले समय में जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे लिए एक संकट खड़ी कर सकता है कि किस तरह से हमारी कृषि को, फसल को प्रभावित कर रहा है। जिससे क्या हुआ है कि अभी हाल में भी हमने देखा है कि किस तरह से जो बेमौसम वर्षा हुई है जिसकी वजह से जो खाद्यान्न है वो उसके उत्पादन में गिरावट भी आई है और साथ जो खड़ी फसलें थी वो पानी की वजह से खराब हो गई हैं। और अभी हाल ही में जो गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी गिरावट आई है। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो ये रिपोर्ट है ये क्या कहना चाह रही है और डॉक्टर त्रिलोचन का संकेत किस तरफ है। तो इन्होंने कुछ पिछले आंकड़ों का भी मतलब विश्लेषण करके ये चीज़ें बताई हैं कि गेहूं के उत्पादन में किस तरह से गिरावट आई है, मौसम में आ रहे बदलाव का परिणाम माना जा रहा है। तो इन्होंने इसी को लिंक करके बताया कि जो उत्पादकता में गिरावट आ रही है किसकी वजह से हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। तो हमें अब क्या करना होगा? तो हमें मौसम के अनुसार अपने जो कृषि जो पैटर्न है उसको बदलना होगा। भूमि में मिट्टी तत्वों की कमी चलते प्रोडक्टिविटी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बेसमय तापमान का घटना, बेमौसम अत्यधिक वर्षा की वजह से इस क्षेत्र में पैदा होने वाली फसलों में रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तब किस तरह से हमें जो मिट्टी के जो तत्व है उनकी जो कमी है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमें जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ बढ़ना होगा। बेसमय तापमान घटना, बेमौसम अत्यधिक वर्षा होना, तब हमें जो जलवायु परिवर्तन है या जो मौसम है उसके पैटर्न को समझना होगा और उसके अनुसार अपनी फसल है उसको ढालना होगा। और हर क्लाइमेटिक जोन के अनुसार ही उसकी जो फसल है वहाँ की जो स्थानीय विशेषता उसके अनुसार उगाई जाए। जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों से बेअसर रहने वाली फसलों की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है, जिनमें इन्होंने मक्का बताया है, मूंगफली बताई है, कई तिलहनी व दलहनी फसलें भी हैं। तो जो मतलब ज़्यादा जलवायु परिवर्तन के अनुसार ज़्यादा मतलब प्रतिरोध कर सकती है या उसकी जो क्षमता है सहने की वो ज़्यादा, जिनमें मक्का है। तो जैसा कि हमें पता है कि तिलहनी है, ये दलहनी है, तो इनको कम पानी की आवश्यकता होती है और ये उच्च तापमान में भी अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं।
इसलिए इन्होंने इनका बताया कि इनको हमें आने वाले समय में इनका उत्पादन बढ़ाना होगा, फसल विविधीकरण पर जोर देना होगा, ताकि जो जलवायु परिवर्तन या मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। तो अब देख लेते हैं कि जो फसली विविधीकरण और कृषि विविधीकरण में क्या अंतर होता है। यहाँ पर बताया हुआ है मीनिंग एंड रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कृषि गतिविधियों के विविधीकरण के अर्थ और कारण को समझ लेते। तो मीनिंग क्या होता है और उसके रीजन क्या होते हैं विविधीकरण के। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति यानी जो लेबर लगे हुए हैं, जो लेबर फोर्स हैं, उसकी हिस्सेदारी को कम करना है और गैर कृषि गतिविधियों में रोजगार को खोजना है। यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से जो लेबर फोर्स है उसको हटाकर जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें लगाना है। तो उसी को बोलते हैं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन करना है। यानी आप कृषि भी कीजिए और उसके साथ जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिए। अब इसके पीछे कारण क्या दिए जाते हैं, रीजन क्या होते हैं। तो कृषि क्षेत्र से कमाई के जोखिम को कम करना है। तो जैसा अभी हमने देखा था कि किस तरह से उत्तर भारत में बेमौसम वर्षा हुई है, तो जो लोग पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर थे यानी फसल पर ही निर्भर थे, तो उनकी तो आय को बहुत पूरी तरह से प्रभावित होगी। लेकिन जो व्यक्ति फसल के साथ पशुपालन कर रहा होगा, बागवानी कर रहा होगा, तो उस पर उसका असर बहुत ही कम पड़ेगा। यानी एक तरह से क्या करना है, तो जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है और व्यापक विकल्प देना है, यानी टू गिव वाइडर चॉइस, यानी उनके सामने विकल्प हो सके आय के स्रोत यानी जनरेट करने के। तो वो फसल के साथ पशुपालन भी कर सके, बागवानी भी कर सके। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो कृषि विविधीकरण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी जो फसल विविधीकरण वो क्या होता है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि विविधीकरण के प्रकार। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन का विविधीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जो एक फसल है, एक फसल प्रणाली से बहु फसल प्रणाली में बदलाव शामिल होता है। यानी इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अब यहाँ पर दिखा हुआ है कि उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या है, तो इसमें कृषि क्षेत्र से अन्य संबंधित और गैर कृषि क्षेत्र में कार्यबल का स्थानांतरण शामिल है। यानी शिफ्टिंग करना है कि किस तरह से जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत बल है उसको स्थानांतरित करना है दूसरे मतलब गैर कृषि कार्य में। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो कृषि विविधीकरण की बात करें यानी जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें यानी कृषि विविधीकरण, तो उसमें आप देखिए कि जो कोई किसान है वो कृषि भी कर रहा है, साथ में पशुपालन भी कर रहा है, बागवानी भी कर रहा है और किस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह की फसलों को भी काट कर अपनी जो आय है उसको जनरेट करने का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए कि यहाँ पर वो अंगूर की खेती कर रहा है, यहाँ सेब की खेती कर रहा है, यहाँ पर जो उन्होंने ये पशुपालन भी रखे हुए हैं कि इनसे भी आय जनरेट की जा सके। तो आप देखिए कि किस तरह से उसने अपना रिस्क है वो रिड्यूस किया है। मान लीजिए कि किसी वर्ष फसल है वो खराब हो जाती है तो उसको इतना धक्का नहीं लगेगा क्योंकि उसके आय के जो अन्य स्रोत हैं वो अच्छे से कार्य करते रहेंगे। तो इस तरह से उसने किस तरह से अपना रिड्यूस मतलब कम कर दिया। अब आप यहाँ पर एक कल्पना कीजिए कि आप केवल ये कोई सी भी गतिविधि नहीं कर रहे और केवल आप कृषि कर रहे हो और उसमें आप मक्के की खेती कर रहे हैं, तो किसी समय मान लीजिए कि बेमौसम वर्षा होती है तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इस समय आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और आपकी जो पूरी आय का स्रोत है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। अब यही प्रभावित नहीं होगा, इससे दूसरे इफेक्ट भी जनरेट होने लग जाते हैं कि किस तरह से आप अपनी फैमिली का भरण पोषण करेंगे, अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसका फीस भरेंगे, तो आप एक तरह से गरीबी के तुष चक्र में फंस सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कृषि विविधीकरण कीजिए। अब फसल विविधीकरण को देखिए आप, तो फसल विविधीकरण में क्या हो रहा है कि ये कोई पौधा है, इसके साथ किस तरह के अन्य पौधे भी लगाए गए हैं ताकि जो फसल है उसके साथ डाइवर्सिफाई कर सकें, ताकि जो मान लीजिए कि कोई बीमारी है तो एक फसल बर्बाद हो तो दूसरी तो जीवित रहे, या ये एक दोनों के साथ सहकारी संबंध बनाकर रह सकती है। यानी ये दोनों को एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, जो पोषण प्रदान करेगी, यानी इसको भी इसकी जरूरत है और इसको भी इसकी जरूरत है। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो फसल विविधीकरण है वो किया गया है कि विभिन्न तरह की जो फसल है उनको एक साथ लगाया गया है, तो इसी को फसल विविधीकरण बोलते हैं। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो कृषि विविधीकरण में और फसल विविधीकरण में जो मूल अंतर है वो क्या है। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात 84% रहने का अनुपात। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान जताया है कि 2022 के अंत तक भारत कर्ज
भारत का जो कर्ज और जीडीपी के अनुपात में 84% रह सकता है। ये कर्ज कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी डेवलपिंग कंट्रीज से अधिक है। हालांकि इसके साथ अच्छी बात यह है कि भारत का कर्ज ऐसा है जिसको संभालने को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। तब यहाँ पर जो कर्ज और जीडीपी अनुपात की बात की है तो उसको देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर बताया हुआ है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, तो क्या होता है कि किसी देश के सार्वजनिक ऋण यानी जो पब्लिक डेट होता है उसकी तुलना किससे की जाती है, तो उसकी जीडीपी से उसकी तुलना की जाती है, तो उसी को बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। तो इस तरह से हमने देखना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि जब ऊपर क्या हो गया तो टोटल डेप्ट ऑफ अ कंट्री और नीचे क्या होगा तो टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अब ये रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है, ये रेशियो बढ़ने का मतलब है कि आपकी जीडीपी तो कम हो रही लेकिन आपका डेप्ट बढ़ता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आपने कर्ज ज़्यादा ले रहे हैं। और दूसरा है कि जब ये रेशियो कम होगा इसका मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन आप कर्ज है वो कम ले रहे हैं, इसकी वजह से ये रेशियो कम हो रहा है। तो इससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी भी कहीं की डेट टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा दिखाई देता है इसका मतलब है कि वो अच्छा संकेत नहीं है, और कम है इसका मतलब ठीक है कि हाँ कर्ज लेना भी जरूरी है लेकिन एक सीमा तक की अगर कर्ज लिया जाए तो विकास कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही आपकी आय से ज़्यादा अगर आपका कर्ज है तो आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो पब्लिक डेट है उसको और किस नामों से जाना जाता है, कि जो सरकार होती है उसके पब्लिक डेट के और क्या क्या सोर्स होते हैं। तो जो पब्लिक डेट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नेशनल डेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह से जो टोटल बोरिंग जो कर्ज होते हैं सेंट्रल बैंक के या फेडरल गवर्नमेंट के उसको दिखाता है। अब यहाँ पर दिखा हुआ कि इसका मेजर कैसे किया जाता है पब्लिक डेट का, तो भी हमने देखा है कि जो डेट है उसको जीडीपी के अनुपात में दिखाया जाता है, तो उसी तरह इसको मेजर किया जाता है। अब इसके सोर्स क्या होते हैं पब्लिक डेट के, तो उसको देख लेते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ होती हैं व्यक्तियों या जो संस्थाएं उसके लिए निवेश के विकल्प के रूप में जारी की जाती हैं। अब ये निवेश करते हैं लेकिन वो सरकार के लिए एक आय का साधन हो जाती है। सेंट्रल बैंक्स को दिखा हुआ कमर्शियली बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक इनसे जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है एक तरह से इनडायरेक्ट मैनर में। फिर यहाँ पर दिखा हुआ कि जो फॉरेन असिस्टेंट यानी जो सरकारें विदेशी सहायता या बाहरी ऋण लेती हैं अपनी सरकारी या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, किस तरह से सरकार है वो अपने जो कर्ज है वो लेती है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 3 वर्ष की और सजा। तो सैन्य शासित म्यांमार की अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में बुधवार को 3 वर्ष की और सजा सुनाई है। तब यहाँ पर हम म्यांमार की मैप को देखते हैं, तो ये म्यांमार का मैप दिखाया हुआ है। तो आप देखिए कि इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, भारत से इसकी सीमा लगती है, चाइना से इसकी सीमा लगती है, इधर लाओस से लग रही है, थाईलैंड से इसकी सीमा लगती है, क्या वियतनाम से इसकी सीमा लगती है, तो इसकी सीमा वियतनाम से नहीं लगती है। उसके अलावा आप देखिए इसकी क्या मलेशिया से सीमा लगती है, तो मलेशिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। उसके बाद इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जो म्यांमार से होकर गुजरती है। उसके बाद आप देखिए कि इसकी कौन सी नदी महत्वपूर्ण है, तो एक इरावदी नदी है जो इससे होकर निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, तो इधर अंडमान सी या इंडियन ओशन बोल सकते हैं हम। इसके बाद इसकी राजधानी को देखिए, तो ना पीते इसकी राजधानी होगी। इसके अंदर कौन सा महत्वपूर्ण पठार है, तो शान का जो पठार है वो इसमें अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए इसके महत्वपूर्ण शहर कौन से, तो एक है पाइथन है, बोगो है, रंगून है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण सिटी है। तो इस तरह से हमें इसको देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। लेबनान संग ऐतिहासिक समझौते को इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की मंजूरी। तो अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर हुए समझौते को इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति है। अमेरिका की मध्यस्थता में महीने चली वार्ता के बाद हुए इस समझौते को इजराइल और लेबनान के बीच संबंध के लिहाज से बड़ी सफलता मानी जा रही है। समझौते के तहत विवादित जल को रणनीतिक काना प्राकृतिक गैस क्षेत्र में फैली एक रेखा के साथ बांटा जाएगा। अभी हम देखेंगे कि काना क्षेत्र कहाँ पर है और कौन से क्षेत्र में इन दोनों के बीच में विवाद है। तो ये आप देखिए, तो ये डिस्प्यूटेड लेबनान और इजराइल मैरीटाइम बॉर्डर को दिखा हुआ, तो ये इजराइल हो गया और ये लेबनान हो गया।
अभी इजराइल और लेबनान को आप देखिए, तो ये हो गया गैस फील्ड हो गई, ये मेडिटेरियन सी हो गया। अब ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है यानी जो विवादित क्षेत्र वो दिखाया हुआ है कि कहाँ पर दोनों के बीच में विवाद चढ़ा हुआ है। उसके बाद एक अन्य मैप में देखिए, तो ये घाना जो दिखाया था अभी यहाँ न्यूज़ में बताया था कि जो काना क्षेत्र है वो कहाँ पर, ये काना गैस फील्ड है जहाँ पर अब दोनों के बीच में विवाद को सुलझाया जाएगा। ये करिश गैस फील्ड हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया। यहाँ पर दिखाया है कि होप लाइन, लाइन 1, लाइन 2-3, लाइन 2-9, और ये लेबनान और इसराइल, और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गए जहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहाँ पर कोई भी देश उसका जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर सकता है। तो इस तरह से आप देखिए कि इन दोनों के बीच में किस क्षेत्र को लेकर विवाद था। अब हम देखते हैं, अब पर्टिकुलरली इन मैप को देख लेते हैं कि इसराइल है तो इसराइल की मैप को देख लेते हैं हम। तो ये आप इसराइल को देखिए तो इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर इजिप्ट से लग रही है, यानी सिनाई पेनिनसुला से इसकी सीमा लग रही है जो मिस्र का है। उसके बाद देखिए इधर जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद इसकी सऊदी अरब से सीमा लगती है क्या, नहीं। उसके बाद सीरिया से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद इधर लेबनान से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद इसकी कौन से सी से इसकी सीमा लग रही है, तो इधर मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है। और इधर आ जाती है गल्फ ऑफ अकाबा जो पर्शियन गल्फ में आ जाती है। उसके बाद देखिए कि इससे कौन सी नदी होकर निकल रही है, तो ये लेक टिब्रिस हो गई जिसे सी ऑफ गैलिली भी कहते हैं। यहाँ से जॉर्डन रिवर निकलती है और डेड सी में जाकर मिल जाती है। अभी जॉर्डन रिवर एक किन देशों से छूती है, तो एक इजराइल हो गया है, सीरिया हो गया है, फिलिस्तीन हो गया है, और एक हो गया है जॉर्डन जिसको सीमा को छूती है। अब इसके किस दिशा में जो सीरियन डेजर्ट अवस्थित है, तो पूर्व में अवस्थित है। अब यहाँ पर आप देखिए कि डेड सी किन दो देशों के बीच में थे, एक इसराइल के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, और एक जॉर्डन के बीच में अवस्थित है। उसके बाद देखिए आप कि इसकी राजधानी क्या हो गई इसराइल की, तो तेल अवीव इसकी राजधानी हो जाती है। उसके बाद हाइफा शहर को देखिए जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए जेरूशलेम कहाँ अवस्थित है, तो वेस्ट बैंक में अवस्थित है। गाजा स्ट्रिप को देखिए, गाजा सिटी को देखिए, मेडिटेरियन सी को देखिए, अभी जेरूशलेम है। उसके बाद आप देखिए कि जो वेस्ट बैंक हो गया जहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद चढ़ा रहता है। ये गाजा स्ट्रिप देखिए जो चर्चा में बना रहता है, जहाँ पर जो गाजा में रहने वाले जो संगठन है वो इजराइल पर हमला करते हैं। तो इस तरह से आप इस क्षेत्र को देखिए। यहीं पर आप गोलन हाइट्स को भी देखेंगे, ये गोलन हाइट्स है जहाँ पर इसराइल ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। किसका क्षेत्र था, तो ये सीरिया का क्षेत्र था। अब एक अन्य मैच को आप देखिए, तो ये लेबनान का मैप हो गया है। तो आप देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर इजराइल से लगती है, ये सीरिया से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद ये गोलन हाइट्स हो गई जहाँ पे इसराइल ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। उसके बाद आप इसकी सीमा देखिए लेबनान की, तो इधर भूमध्य सागर से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद आप देखिए इसमें कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, तो इसकी ओरेंटिस रिवर से। उसके बाद लितानी रिवर से इससे संबंधित है। इसकी राजधानी क्या होगी, तो बेरूत इसकी राजधानी हो जाती है। इसमें कौन सा माउंटेन्स अवस्थित है, तो लेबनान माउंटेन्स अवस्थित है। उसके बाद और जो एंटी लेबनान माउंटेन्स अवस्थित है, इन दोनों के बीच में कौन सी वैली है, तो बेका वैली अवस्थित हो जाती है, यहाँ से ओरेंटिस रिवर होकर जा रही है। उसके बाद आप और भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, त्रिपोली जिससे महत्वपूर्ण सिटी हो जाती है इसकी। तो इस तरह से हमें इसकी मैप का एनालिसिस करना था। तो बढ़ते हम अगले खबर पर। नासा यान ने बदला एस्टेरॉयड का मार्ग, तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो GS3 से जोड़ सकते हैं, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से, GS1 यूनिवर्स से जोड़कर देख सकते हैं। तो पृथ्वी के एस्टेरॉयड की टक्कर से बचाने के लिए किया गया था प्रयोग। तो डार्ट की टक्कर से डीमॉर्फोस के कक्षा मार्ग में 32 मिनट की कमी। तो अपने ज्ञान विज्ञान से नित नई खोज कर रहे मानव ने अब अंतरिक्ष में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने यान डार्ट की टक्कर से पृथ्वी से लगभग 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर डीमॉर्फोस एस्टेरॉयड के कक्षा मार्ग में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट यान की 26 सितंबर को तड़के डीमॉर्फोस से टक्कर हुई थी, जिसके बाद फुटबॉल मैदान के आकार के इस एस्टेरॉयड की कक्षा के मार्ग में करीब 32 मिनट का अंतर आया है। टक्कर से पृथ्वी को बचाने का महत्वपूर्ण रास्ता खोल दिया इस डार्ट मिशन के थ्रू। अब यहाँ पर इसकी महत्वता को समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से विलुप्त हो गए थे डायनासोर। तो एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। 6.6 करोड़ वर्ष पहले चिक्सुलूप नामक एक विशाल एस्टेरॉयड टकराया था, जो पृथ्वी के 3/4 से अधिक जीव जंतु और वनस्पतियां समाप्त हो गई थी। इसी टक्कर के बाद धरती से डायनासोर समाप्त हो गए थे। इसकी तुलना में डीमॉर्फोस और डिडिमोस छोटे एस्टेरॉयड थे, लेकिन
फिर भी अपनी टक्कर से किसी एक शहर को समाप्त कर सकते थे। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो डार्ट मिशन है उसकी महत्ता क्या है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको इस पैराग्राफ से समझ में आ ही रही होगी। उसके बाद हमने देख लिया कि डार्ट मिशन क्या है। अब हम देखते हैं इससे बारे में कुछ जानकारी और। तो आप देखिए कि जो एस्टेरॉयड की बात की है, तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे ये सोलर सिस्टम हो गया, ये सन हो गया, इसके पास में क्या हो गया तो मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, फिर ये मून, फिर ये मून अर्थ का जो सैटेलाइट हो गया मून हो गया, फिर जुपिटर को देखिए, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को देखिए। तो आप यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट को देख पा रहे होंगे। तो एस्टेरॉयड बेल्ट किनके बीच में अवस्थित हो जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में अवस्थित हो जाता है। इसलिए मार्स पर ज़्यादातर समय एस्टेरॉयड जो आते रहते टकराते रहते क्योंकि पास में अवस्थित है। और दूसरा है कि इनसे पृथ्वी को भी खतरा रहता है क्योंकि इनकी कोई दिशा नहीं होती, कोई नियम से नहीं चलते, ये कभी भी इनकी रास्ता भटक जाती है और कभी भी ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं। 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व हमने इस तरह की घटना देख ही चुके हैं कि किस तरह से पृथ्वी से टकराने की वजह से जो जैव विविधता है या डायनासोर है वो विलुप्त हो गए थे। अब उसके बाद देखिए कि ये एस्टेरॉयड है और ये पृथ्वी है, और यहाँ पर जो भारत का मैप दिखाया हुआ है और इधर यूरोप के मैप दिखाया हुआ है, तो ये किस तरह से एस्टेरॉयड आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखिए कि किस तरह से ये भारत के वायुमंडल में प्रवेश करता है और इसमें आग लगने लग जाती है क्योंकि वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घर्षण होता है जिसकी वजह से ये आग पकड़ लेता है। उसके बाद देखिए कि ये पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करते हुए एंटर कर गया है। अब ये कहाँ पर टक्कर मार रहा है, तो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में टक्कर मार रहा है। तो देखिए कि इससे कितना बड़ा जो क्षेत्र है अमेरिका को उसको नुकसान हुआ। ये पूरे आधे से ज्यादा अमेरिका को यानी लगभग पूरे यूएसए को तबाह करने की क्षमता रखता था। तो इस तरह से आप देखिए इसके महत्व को। अब नासा का जो डार्ट मिशन था उसको देख लेते हैं। तो वो क्या था, तो एक तरह से जो एस्टेरॉयड है उसके पाथ को भटकाना था ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आए तो उसके मार्ग को भटकाया जा सके ताकि पृथ्वी पर टक्कर ना हो। तो आप देखिए कि ये डिडीमोस हो गया, ये एस्टेरॉयड हो गया, 780 मीटर की इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी, और ये डिमोर्फस हो गया जिसका मार्ग भटकाया गया था। तो ये एक मिनी एस्टेरॉयड हो गया है। अब उसके बाद क्या था कि ये ओरिजिनल ऑर्बिट था। अब इसके टक्कर के बाद इसका कौन सा ऑर्बिट होगा, तो ये प्रोजेक्टेड न्यू ऑर्बिट होगा। अब किससे टक्कर होगी, तो डार्ट से होगी। अब डार्ट क्या है, तो डबल एस्टेरॉयड डायरेक्शन टेस्ट, जो एक मिशन था कि किस तरह से जो कोई भी एस्टेरॉयड उसके मार्ग को भटकाया जाए। तो ये टक्कर कर रहा है। अब ये टक्कर तो कर रहा है लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि टक्कर हुई है, इसका पाथ भटका है। तो उसी के लिए जो वैज्ञानिक है नासा के, उन्होंने लिसिया क्यूबे करके एक मिनी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है ताकि ये यहाँ पर जो भी घटना घटित हो रही है उसको अपने कैमरे में कैद कर सके और बाद में वैज्ञानिक को भेज सके ताकि उसका निरीक्षण किया जा सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर रहकर भी जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा जो इसके पाथ का जो विचलन हुआ उसका निरीक्षण किया है। तो इस तरह से हमें देखना है कि डार्ट मिशन क्या था। उसके बाद देखिए कि किस तरह से जो ये डार्ट मिशन था ये एस्टेरॉयड से टकराता है डिमोर्फस से और उसके पाथ को भटकाता है। उसके बाद देखिए लिसिया क्यूबा है जो एक मिनी सैटेलाइट था, उसने जो टक्कर हुई डार्ट की डिमोर्फस से तो उसका एनालिसिस कर रहा है, उससे कैमरे से कैप्चर कर रहा है उस इमेज को कि कहाँ पर टक्कर हुई है, कितने बड़े मतलब होल निर्माण किए हैं, कितना पाथ भटका है कि नहीं भटका है। तो इस तरह से हमें इस मिशन को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारा जो एनालिसिस है वो यही समाप्त होता है। अब हम गूगल मैप में देखेंगे जिन कंट्रीज का हमने जिक्र किया है। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तब हम देख लेते हैं म्यांमार को। तो ये म्यांमार का मैप हो गया। इसकी राजधानी क्या होगी, तो नापित इसकी राजधानी होगी। अब इसकी सीमाओं को देखिए, तो सीमा किससे लग रही है, इधर थाईलैंड से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद किससे लग रही है, तो लाओस से इसकी सीमा लग रही है, चाइना से इसकी सीमा लगती है, इधर बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। अब इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है उसको देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी नदी होगी, तो ये इरावदी नदी हो गई है। और उसके बाद देखिए इधर शान का पठार हो जाता है। उसके बाद आप इसको फिजिकल मैप में देखिए, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा इस चीज़ को। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, यहाँ पर जो अराकान जो माउंटेन्स है वो अवस्थित है जो म्यांमार और भारत के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कुछ माउंटेन जैसा दिखाई दे रहा होगा, फिजिकल में कीजिए इसको देखिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है माउंटेनी हिल्स। अब इसकी नदी को देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये नदी हो गई रिवर्स। आप और देखिए कि और कौन कौन सी नदियां हैं।
तो ये इरावदी नदी हो गई है। ये मो रिवर्स हो गई है जो इरावदी नदी में आकर मिलती है, फिर कहाँ जाके गिर जाती है, तो इंडियन ओशन में जाकर गिर जाती है। तो आप देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए आप, और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको देखने का प्रयास कीजिए। इसकी सामरिक स्थिति क्या है, इसको किस तरह से आसियान का गेट भी कहा जाता है, कि किस तरह से हमारे उत्तर पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है विकास के लिए, किस तरह से हम सिलीगुड़ी का रास्ता तला सकते हैं। ये शीतल बंदरगाह को देखिए जहाँ से काली नदी परियोजना वाला प्रोजेक्ट चलाया जाता है। किस तरह मतलब पूर्वोत्तर को किस तरह से हम विकल्प ढूंढना है, किसका विकल्प ढूंढना है, तो सिलीगुड़ी का। अब सिलीगुड़ी कहाँ है, तो ये सिलीगुड़ी वाला मार्ग हो जाता है जहाँ पर इधर नेपाल आ जाता है, इधर सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, और इधर चाइना हो जाता है जहाँ डोकलाम विवाद भी छिड़ता है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना है। अब हम चलते हैं इजराइल और लेबनान की मैप पर। तो हम आ गए भूमध्य सागर पर, तो ये भूमध्य सागर हो गया। अब इसके मैप को देखिए आप, तो ये आप देख पा रहे होंगे इजराइल हो गया है, ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया है। उसके बाद इजराइल की सीमा और किससे लग रही है, तो इधर सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में ये अकाबा की खाड़ी आ जाती है और ये जॉर्डन आ जाता है। उसके बाद देखिए इसकी सीमा और किससे लग रही है, तो इधर लेबनान से और सीरिया से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद आप देखिए ये डेड सी हो गया, ये गाजा स्ट्रिप हो गई, ये जेरूसलम हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गई, ये तेल अवीव इसकी राजधानी हो जाती है। उसके बाद आप देखिए इसकी सीमा इधर उत्तर में किससे आ गई, तो लेबनान से आ जाती है। उसके बाद ये कौन सी झील आ जाती है, तो ये गलील सागर आ जाती है। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, तो इसे आप देखिए इमेज से समझने का प्रयास कीजिए। ये जॉर्डन रिवर्स हो जाती है जो कहाँ से होती है, तो ये गलील सागर से होती है, डेड सी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आप लेबनान के मैप को देखिए, तो दक्षिण में किससे सीमा लग रही है, तो इधर इजराइल से सीमा लगती है। इधर किससे लग रही है, इधर जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है, और इधर भूमध्य सागर से तो दोनों की सीमा लगी रही है। उसके बाद देखिए कि इन दोनों के बीच में विवाद कौन से क्षेत्र पे था, तो ये यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसको लेकर विवाद था, जिसे अब समझौते के तहत सुलझा लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए साइप्रस हो गया है, सीरिया हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए इनके मैप को एनालिसिस कीजिए। इनका फिजिकल मैप देखना है तो एक बार फिजिकल मैप देखिए आप, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाते हैं, ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति वो एकदम विषम स्थिति रखती हैं। उसके बाद आप देखिए डेड सी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जॉर्डन रिवर्स दिखाई दे रही होगी, ये गलील सागर दिखाई दे रहा होगा, और यहीं पर आपको गोलन की जो हाइट्स है वो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी जहाँ पर इजराइल ने अपना जो कब्जा है वो कर रखा है, और यहीं पर जो स्विच कैनाल अवस्थित हैं। तो इस तरह से इनकी देखिए कि इतिहास में ये इनकी सामरिक स्थिति भी महत्वपूर्ण रहती थी, क्योंकि कोई भी देश अगर यहाँ पर अपना इस कब्जा स्थापित कर लेता था या यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था, तो भूमध्य सागर पर निगरानी रख सकता था, स्वेज कैनाल पर नियंत्रण रख सकता था, और भूमध्य जो मिडल ईस्ट है उसकी राजनीति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना है। तो हमारा जो विश्लेषण है वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।